साथियों, भारत के अंदर लगातार नशे की तादाद बढ़ रही है। पंजाब जैसे राज्य, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य, इन राज्यों में लगातार नशे की तस्करी और नशे का बढ़ना किस ओर संकेत दे रहा है और ये नशा भारत में कैसे पहुंचता है। एनडीपीएस 1985 के तहत जो कानूनी कार्रवाई होती है, किस तरीके से कानून काम करता है और इसमें नशा तस्कर और नशे का सेवन करने वाले लोगों पर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, उस पर बात करने के लिए अब आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल सेशन जज सुभाष गुप्ता जी। उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू, शुक्रिया। जज साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ एनडीपीएस 1985 ये है क्या और ये काम किस तरीके से ये कानून करता है, खासकर नशे के ऊपर अगर हम बात करें तो। जी, जो नशे का व्यापार है जी, एक आजकल ये एक कहते हैं ल्यूक्रेटिव बिजनेस बन गया है। जो अनस्क्रैपलस जो सोसाइटी में लोग हैं, जिनका काम है सिर्फ पैसा कमाना है हर कीमत पे, चाहे लोगों की सेहत खराब हो, लोग मरें जिए, उनका घर बर्बाद हो जाए। आपको पता है पहले नशा क्या होता था? ज़्यादा से ज़्यादा शराब का नशा होता था। लोकल लोग पार्टियों में, फंक्शन में पिछले लोग होते थे। तो आपको हिस्ट्री पता होगी कि ये नशा तो हर वक्त रहा, लेकिन उसकी एक लिमिट होती थी, उसका एक तरीकाकार होता था। उसमें कभी बड़े बड़े को फंक्शन होते थे, हमारे धार्मिक फंक्शन, उसमें कुछ एंजॉयमेंट का, जहाँ कभी कोई। तो आपको पता है कि ये ब्रिटिश लोग जब इंडिया में आए तो इन्होंने सबसे पहले ओपियम एक्ट, उसमें जब 1858 का है एक आपने, उसके बाद 1878 में आया, और उसके बाद फिर आ गया प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 का। लेकिन ओपियम एक्ट क्या था? ओपियम एक्ट क्या करता था? ओपियम की कल्टीवेशन रेगुलेट करता था इंडिया में। और आपको पता होगा 3 ओपियम बार्स हुई थी बिटवीन चाइना, जो उस वक़्त की हुकूमत थी, वो किंगशिप थी उस वक़्त, वहाँ पे जो डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी थी उस वक़्त, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद होता क्या था कि उस वक़्त कि जो वहाँ पे तो प्रोडक्शन थी, सिल्क की प्रोडक्शन होती थी, लोकल रॉ मटेरियल जो ब्रिटिश लोग वहाँ से लेते थे, वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बड़ी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए चाइना से लेते थे। तो उनको उसके बदले पैसा देना पड़ता था, जो गोल्ड देना पड़ता होगा, जहाँ उस किस्म के जो भी बार्टर सिस्टम उस वक्त एग्जिस्ट करता था। फिर उन्होंने कहा कि हमें पैसा देना पड़े, इसका हल क्या निकालें, हमें पैसा न देना पड़े। तो उन्होंने जो उनकी कॉलोनी थी, कंट्री थे, जो इंडिया था, जहाँ उनका उसमें हांगकांग था, जो भी डिजाइनिंग कंट्री थी, तो उन्होंने उसमें कल्टीवेशन शुरू कर दी, किसकी? ओपियम की, अफीम की। तो वहाँ पे उनका ल्यूक्रेटिव बिजनेस बन गया, वहाँ पे उन्होंने अपना पैसा। तो फिर क्या हुआ? वहाँ के व्यापारियों ने ओपियम लेना, लोग बन गए चाइना वाले, जो उधर के लोग थे वो बन गए नशेड़ी। तो वो उन्होंने मुफ्त में पाने, जो मटेरियल पहले पैसे से लेते थे, सिस्टम सोने से लेते थे, जहाँ और एक्सचेंज करते थे, जो अच्छा मटेरियल था, जो उसको जो और सब। और चाय वहाँ से, चाइना से, ये चाय भी एक बड़ा था, चाय का जो वहाँ चाय जो ग्रो होती थी चाइना में, वो भी जाके ब्रिटिश को, और जहाँ जहाँ भी इनकी कॉलोनी थी वहाँ बेचते थे, यूरोप के बाजार में बेचते थे, और ख़ासकर अपने देश में, लंदन में, लंदन सिटी हो गई, इंग्लैंड में भेजते थे, जो भी इनकी वेल्स कंट्री है, आयरलैंड था, वो जो इनके अपने ग्रेट ब्रिटेन के वो थे। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा ये नशे का सिस्टम हमारा चलता रहा। और इसके आपको पता होगा इंटरनेशनल लेवल यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ, ये ट्रीटीज़ होती रहती हैं, ये कन्वेंशंस होती रहती हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं कि हर गवर्नमेंट को क्या कहते हैं कि भाई आप अपने इलाके में नशाखोरी बंद करो, ये ड्रग का बिजनेस बंद करो। तो उसी पैटर्न पे हमारे यहाँ पे, जो मैं सही बात उस पर आता जिसका जिक्र आप करना चाहते हो, चलो हम थोड़ा बैकग्राउंड में गए। जो मेन एक्ट है हमारे पास है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक
सब्सटेंस एक्ट 1985 ये सारी रेगुलेट करता है कि भाई कैसे कैसे पहला प्रोसीजर है कि क्या नारकोटिक है, क्या है, ड्रग्स किसको कहते हैं। तो नारकोटिक पहले नॉर्कॉस एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, उसके मतलब है नींद आना, स्लीप आना। मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर आप कोई ड्रग लोगे नारकोटिक तो आपको उसमें नींद आना शुरू हो जाएगी, आप नींद के प्रभाव में आ जाएंगे। तो दूसरा आ जाए साइकोट्रैपिक। साइकोट्रैपिक क्या है, जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हमारा माइंड है, हमारा मन है, उसको शांत कर देते हैं, डिप्रेशन में ले सकते हैं, ले जाते हैं। तो इससे आपको पता है जैसे नुकसान कोई भी ड्रग है, अगर तो उसको कंजम्पशन मतलब मेडिसिनल तौर पे ले जाए, चाहे वो इंटॉक्सिकेशन शराब की है, चाहे कोई इंटॉक्सिकेशन जो ड्रग्स की है, किसी किस्म की भी है, जैसे आप ये दूसरा सिगरेट बीड़ी है, अगर इसको कंट्रोल में लिया जाए मेडिकेशन के तौर पे लिया तो कोई नुकसान, लेकिन होता नहीं। आपने देखा होगा ये लस्ट बढ़ती है, जब एक आदमी एक पैक पीता है दूसरे दिन उसका मन करता है 1.5 पैक पीने का। अगर कोई चीज़ कोई भी ये जो ड्रग्स है, नारकोटिक ड्रग है, जहाँ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग तौर पे लेता है, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग लेता है या नेचुरल लेता है उसको, तो उसके ज़्यादा बढ़ता ही जाता है। तो फिर वो आपको पता है एडिक्ट हो जाते हैं, तबाही हो जाती है खानदानों की खानदानी। ड्रग एडिक्शन सेंटर बन चुके हैं। आप एडिक्ट्स की डेफिनेशन में किसको डालोगे, जो टोटली डिपेंडेंट हो जाता है ड्रग्स पे, सुबह उठेगा, जहाँ दूसरी भी आप शराब की भी उसमें भी आ जाते हैं। तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर होना पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट में भी है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स। आपने फिल्म देखी होगी उड़ता पंजाब, और हमारे जो ज़्यादा जो पीछे आपने देखा होगा जो सुशांत राजपूत थे, जो फिल्मी एक्टर थे, तो वहाँ पे भी आपने देखा उनका क्या था, वो भी नशे में, उनका भी कोई आर्यन शाहरुख खान का बेटा था, वो क्रूज में वहाँ पे पकड़ा गया। हम नहीं उसमें जाएंगे क्या किसका कसूर था, नहीं था, वी आर नॉट। लेकिन रेव पार्टीज होती हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे घरों के लोग आते हैं, तो वो एक रेव पार्टीज अरेंज करते हैं और बड़ी महंगी किस्म की ड्रग्स वहाँ पे इस्तेमाल होती है। और आज कुछ हुक्का बार्स भी हैं, आपने देखे होंगे, बड़े बड़े शहरों में खुले हुए हैं। जैसे हमारे दूसरी बार है शराब की, आपने देखा होगा, वाइन की देखी होगी, या डिस्टिलरी जो भी किस्म के जो है लीकर है, तो उसी किस्म के हुक्का बार भी हैं। और एक और है हमारे यहाँ पे, बड़ी कोशिश कर रहे हैं जो ड्रग माफिया है, जहाँ ड्रग में जो डील करते हैं, कि हमें मैरिजुना एक किसका है, कैनबिस का ही एक डेरिवेटिव है, जे इसको लीगलाइज किया जाए इंडिया में। जो बहुत सुप्रीम कोर्ट में भी गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस पे के कई बार कमीशन बैठे, कमेटीज बैठी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलो नहीं किया। और आपको जो पता होगा कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, जे अमेरिका, कनाडा, अफ्रीकन कंट्रीज में, तो मैरिजुना की कंजम्पशन जो है वो अलाउड है, मतलब वो एक किस्म का लीगलाइज किया गया है, लीगलाइज है, लेकिन हमारे जहाँ पे नहीं। तो आपने ये देखा होगा ये होता क्यों है। अभी सबसे पहले आ जाएगी हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये नारकोटिक ड्रग्स में कौन कौन सी नेचुरल प्लांट्स आते हैं जिनसे डेरिवेट होती है जे नारकोटिक ड्रग्स आ गई, जैसे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। उससे सबसे पहले नारकोटिक ड्रग्स क्या आती है जी, आपको सेक्शन 2 ऑफ NDPS एक्ट की क्लासेस में मिल जाएगी, सब सेक्शन में मिल जाएगा। तो उसमें सबसे है कोका लीफ, उसके बाद कैनबिस है, फिर आ गया ओपियम और पप्पी स्ट्रॉ। तो इसमें कोका लीफ क्या होता है, कोका में मोटी मोटी बात करूंगा क्योंकि लंबा ये जाएगा फिर हमारा। अगर हम कोका में कोकीन क्रूड भी होती है, पहले कोकीन होगी, तो उसके बाद आपको उसको रिफाइन करके भी जो कोकीन जो ड्रग्स आपको एक किस्म के भी ड्रग्स हैं, ये भी कोकीन आ गई। तो सबसे उसके आगे आ जाती है कैनाबिस। कैनाबिस का प्लांट आपने देखा होगा रोड साइड, जो अबंडेंट
जहाँ पे जो आपने देखे होंगे जो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, तो खुद ब खुद उगी होती है, जहाँ कुछ लोगों ने उगाई होती है। मैं उसमें भी आऊँगा कि इसकी कल्टीवेशन अलाउड है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, इसमें पूरा सिस्टम है, और उसमें मेडिसिनल यूज के लिए ही कल्टीवेशन अलाउड है, ना कि नशेड़ियों की ज़रूरत के लिए, वैसा नहीं है। तो मैं आगे आ गया कैनाबिस। कैनाबिस क्या है? इसमें आता है चर्स, गांजा, बांग। बांग क्या है? बांग इनका समझो एक मिक्सचर बनता है, दोनों मिक्सचर बन के, तो चर्स जो है आपको पता है जो एक रेजन होता है, रेजन होता है, लैक्टिक्स उसको कहते हैं, तो गांजा है, इसी की शेप है। तो आगे आ जाओ आप, इसका ओपियम है, ओपियम डोडा होता है, पोस्ट, उसको कट करते हैं, उसमें भी रेजन निकलता है, लैक्टस निकलता है, उसको क्या करते हैं, फिर उसको उसकी ही आगे मार्फाइन बनती है, मार्फाइन से ही रिफाइंड, मार्फाइन भी रिफाइंड है, और उसको ये एक केमिकल इस्तेमाल करके बड़ी उसमें ले जाते हैं, उसको आप हीरोइन बोलते हो। हीरोइन क्या है? हीरोइन आप अगर चर्स 1 किलो लोगे, कैरी करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो उसकी और रिफाइंड इस्तेमाल में वो 5 ग्राम 10 ग्राम उसी 1 किलो की, मार्फाइन भी ऐसा ही है। तो ये सारी कैरी करने में आपको कैंडस्टाइनली मतलब चोरी से लेने में आपको उसका फायदा, ये तभी, और इसका जो चर्स का पीना और इसमें अलग-अलग है। जो लोग अमीर लोग हैं, जो रेप पार्टीज मैंने जिसका जिक्र किया, जो बड़े बड़े होटलों में पार्टीज होती हैं, या जो उनमें इस किस्म की रिफाइंड, या जो लोग वो हैं जो नशेड़ी हैं, सिर्फ महंगा नशा, वो आप, और आप आजकल तो आप देखते होंगे, आपको तो ये सारा हमारा जो है चिट्टा बोलते हैं, चिट्टा अभी लोग लोकल लैंग्वेज पुलिस वालों से सुनते हैं, हम कोड में सुनते हैं जनाब चिट्टा पकड़ा गया, तो चिट्टा यही है, यही इसी की किस्म एक चिट्टा भी एक है। पप्पी स्ट्रा हो गया, स्ट्रा होता है भूसा, तो जो आप उसका बना ना पूरा प्लांट का, उसका भूसा हुआ, जैसे आपने कहा, आप देखते होगे खबर आती है 500 किलो भूसा पकड़े गया फलाना, कश्मीर से माल जा रहा था पंजाब की तरफ, जहाँ आगे कहीं भी जा रहा था। और इसमें हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम, आपने कहा कि आप जो पूछोगे ये कहाँ से आता है, सबसे बड़ी बात है, सवाल तो है कि आता कहाँ से है, होता कहाँ से कैसे आता है, क्या है, और क्या इन कौन लोग इसमें। तो आपको पता है कई कंट्रीज हैं जिनकी टोटल इकॉनमी जो है इसी पे डिपेंडेंट है। वो चाहे वो आपका तो कि उनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, जहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कुछ अपनी जो उनको ज़रूरत है वो कल्टीवेट करवाते हैं, और फिर उस यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ महंगा नशा होता है वहाँ कैरी करते हैं, और उसके बदले में फंड्स आते हैं। फंड्स वो क्या करते हैं इसमें माल में, आपको मज़ेदार बात होगी, उसमें क्या कहते हैं ये जो वेपन्स हैं, मतलब वेपन जो टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं नार्को टेरर फंडिंग, एक वो भी एक नेक्सिस है। और जो देखो अफगानिस्तान में, आपको पता है पाकिस्तान में जो एक गोल्डन रिंग है जो हमारे इर्द गिर्द है इंडिया के, इसको हम बोलते हैं गोल्डन रिंग, अफगानिस्तान से चलता है, कोई पीछे से भी चलता है, मिडिल ईस्ट से भी कुछ कंट्रीज हैं जो पीछे हैं, उससे भी चलता है, और चलता चलता क्या है, और कुछ नशा हमारा नेपाल से भी आता है, पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में जो आपका बॉर्डर लगा लो पंजाब का बॉर्डर, जहाँ हमारे कश्मीर में बॉर्डर है, हमारा तो बॉर्डर ही है ना सारा, तो हमारा ये पुंछ रजौरी में बॉर्डर है, तो इसी से भी कैरी करके स्मगल, आजकल ड्रोन सिस्टम भी है, वहाँ से भी नशा फेंका जा रहा है, और उसके बदले हथियार भी जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीका था। तो इसमें अभी हम आएंगे कि पहले क्या हुआ था जब नेक्ट 85 बना, तो उन्होंने कहा जो भी था उसको उन्होंने लपेट लेना NDPS एक्ट में, तो सुझाव बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने कहा यार थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई, इसको 2001 में हुई, फिर 2014 में हुई, तो उसमें क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा चेंज की कि इसको डिवाइड कर दो, एक आगे स्मॉल क्वांटिटी, अगर किसी के कब्जा में स्मॉल क्वांटिटी मिलती है, उसको कहते हैं छोटी तादाद में कोई ड्रग मिलती है, तो उसको अलग कर दिया।
एक इन बिटवीन एक दूसरा आ गया कमर्शियल क्वांटिटी। जो व्यापारी लोग हैं, जो कमर्शियल क्वांटिटी जिनके पास है, जो 1 किलो चर्स है, जहाँ कोई हीरोइन के किलो 1 किलो है, जब भूसा है 50-500 केजी है, दूसरा 30 है, पपी स्ट्रा वगैरह, तो उन्होंने आपको पता है आई इसके साथ एनडीपीएस एक्ट के साथ शेड्यूल है। शेड्यूल 2 चीज़ें 3-4 चीज़ें प्रोवाइड करता है कि नारकोटिक सब्सटेंस कौन सी है, सीरियल नंबर है उसके नारकोटिक, और कौन सी क्वांटिटी आपको स्मॉल में आ जाएगी, उसकी कितनी तादाद, सारा मेंशन है। तो कौन सी तादाद आपको इंटरमीडिएट आ जाएगी और कौन सी तादाद, कितनी क्वांटिटी आपको कमर्शियल क्वांटिटी समझी जाएगी। जो शेड्यूल है उसमें इसमें साथ है, उसमें एक एक किस्म की सारा किस्म ड्रग्स, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स भी हैं, उसमें दूसरी भी हैं जो नेचुरल, जैसे मैंने अभी अपने प्लांट्स की बात की, तो उसमें ये भी ड्रग्स उसमें मेंशन है कि क्या क्या है। तो सब इसमें एक चीज़ है, नशाखोरों को पकड़ा जाता है। आप देख रहे हैं लगातार तादाद जो है वो नशाखोरी की बढ़ रही है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा है नशे को भारत के अंदर पहुंचाने के लिए। आपने बताया कि गोल्डन रिंग जो कंट्रीज हैं हमारे आसपास में, अफ़गानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ऐसी कंट्रियां जो हैं जो भारत के अंदर नशा पहुंचाने का काम करती हैं। हज़ारों युवक मर रहे हैं देश के अंदर नशे से, लेकिन नशा रुक नहीं रहा। पुलिस कई सारे नशा के साथ तस्करों को गिरफ्तार करती है या नशा करने वाले युवकों को गिरफ्तार करती है, लेकिन बावजूद उसके असर नहीं देखा जाता। वो लोग बाहर आते हैं, फिर से वही काम, दोबारा से वही काम शुरू। बिल्कुल आपकी जो है ये हमने भी एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको मज़ेदार बताऊंगा, जब मैं यहाँ पे 2nd एडिशन सेशन गया था, तो एक केस आया, चल रहा था, तो उसको मेरे से पहले जज ने वो उसने बहाना बनाया, उसने कहा कि भाई मेरी बहन की शादी है, तो उसने पैरोल ली 10-15 दिन की। पैरोल लेने के बाद उसमें पहले वो उसके खिलाफ 1 किलो हीरोइन का केस था, 4 लड़के बंदे थे उसमें। तो वो जब वो बाहर निकला पैरोल पे, उसने बेल तोड़ी, उसके दौरान पैरोल के तहत, पैरोल के टाइम पे वापस नहीं गया, उसके दौरान में 10 किलो उसने वो हीरोइन कैरी की, और भी उसके साथ लोग और एडिशन किए गए। तो कहने जो आप कह रहे हो बिल्कुल है। और कुछ लोग में 2 किस्म के लोग होंगे जो आपने देखा है, एक मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स होती हैं जो अब इंजेक्शन की शेप में होती हैं, बॉटल्स होती हैं, जैसे पहले कोरेक्स होता था, आजकल दूसरे हैं, तो जिसमें नशा होता है, कोडीन वगैरह और भी मैं ये नाम है। तो उसमें वो वाले जो है, कुछ लोग जो एडिक्टेड हैं उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं, तुझे नशा तब मिलेगा जा तू ये लेके जा। एक कैरियर होते, जस्ट देयर कैरियर, जस्ट देयर कैरियर। उनको क्या होता है कि 2 बोतल तेरे को मिल जाएंगी, तो समझो जो हो गया हफ्ते का, 2 दिन का, 4 दिन, जैसे भी वो। एक वो ड्रग एडिक्ट्स इन्वॉल्व, एक ड्रग एडिक्ट्स भी है, और वो क्या है, उनको पैसा भी मिलता है, बहुत कीमती चीज़ है, जो चीज़ आपको इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। और ये जैसे आपने कहा, मतलब जैसे एक हीरोइन की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, 1 ग्राम की कीमत मतलब आपको लाखों में हो, हज़ारों में होगी, है ना। और अगर आप 10 ग्राम होगी तो, और कैरी करना बड़ा ईजी है। तो जो लिक्रेटिव बिजनेस है, और लोगों को जो आप, और एक मज़ेदार आपने नोट की होगी, जो आपने, मैंने कई बार इनको कहा पुलिस वालों को जब हमारे पास आते थे, मैं यार आपको ये जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी ही मिलती है, मतलब जो आप दिखाते हो, क्या जो आप दिखाते हो, सीजर दिखाते हो, जो सर्च किया, बंदे को पकड़ा, तो आपने क्या करना, कमर्शियल क्वांटिटी में लाते हो। 4 बंदे इन्वॉल्व कर लिए उसी ग्रुप के, तो 5-5 ग्राम दिखा दी, जैसे भी वो शेड्यूल के मुताबिक, जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी में आती है, कमर्शियल में नहीं आती है, उनको सेव करना। फिर हमने सोचा अगर कोई पैकेट एक जा रहा है, तो हमने सेक्शन 25, 29 लगाना शुरू कर दी। फिर वो कि ये अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये इंडिविजुअल का एक्ट नहीं। जजेस ने बड़ा रोल किया है,
कोर्ट्स ने हमारे ने बड़ा रोल किया है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तकरीबन, लेकिन लॉ जितना स्ट्रिजेंट है पनिशमेंट के अंदर, उतना ही प्रोसीजर जो है वो वायलेट करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इनको वर्चुअली इन्वेस्टिगेशन की तरीका ही नहीं आता है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है। सेक्शन 42 है, मतलब कि कैसा सीजर का क्या तरीका है, सर्च का क्या तरीका है, अरेस्ट का क्या तरीका है। एक होती है स्पॉन्टेनियस, आपको पता चला किसी की, आप एक गाड़ी आ रही है, आपको पता नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपने उसको सर्च किया, तो उस एक वो है सेक्शन 50 है। एक आती है उसमें सर्च किया, बंदे को पकड़ा और आपने रिकवरी कर ली, उसका प्रोसीजर लाता है। एक आपके पहले आपको इंफॉर्मेशन थी, SHO को आई या पुलिस ऑफिसर को आई, या NCB वाले बंदे भी बड़े इन्वॉल्व होते हैं, नार्कोटिक ब्यूरो वाले, तो इनको इन्फॉर्मेशन है तो रिकॉर्ड इन राइटिंग करना पड़ता है। फिर उसका भी एक प्रोसीजर है, फिर इन्फॉर्म करना पड़ता है। फिर सबसे बड़ी बात है कि आपको जो पैकेट आप वहाँ से सीज करके लाते हो, उसको सीलिंग कैसे करनी है, आपको कौन से विटनेस से रखने पड़ेंगे उसमें जब आप उसको सील करते हैं, फिर मैजिस्ट्रेट से रीसीलिंग करवानी है, फिर उसको जो प्रोडक्ट वहाँ पे जो सीजर या जो लाया मटेरियल वो आपको ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के पास जमा करवाना पड़ता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो मालखाना में जमा होता है। ये सारी ये चीज़ें वायलेट करते हैं, ये चेन जो है। तो इससे क्या होता है, और वकील आज ये बड़ा, आप मैंने पहले ही पता, तो इसमें भी जो ये एक्सपर्ट हैं पुलिस वाले, अगर अपने आप को कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट हैं, तो जो एडवोकेट्स हैं डिफेंस में, वो इनसे भी ऊपर और एक्सपर्ट है। और मैं और बता दूं, जो क्रिमिनल हैं, जो ये गैंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ये सभी के हैं, इन्होंने वकील अपने पेरोल पे रखे, और इनको उनसे ज़्यादा प्रोसीजर आता है। उनके जो हमारे पुलिस वाले, इनसे ज़्यादा वो, उनके पास पूरा सिस्टम है कि इसको हमने वायलेट कैसे करना है, मतलब किसी को कोई कानून को, और सक्सेसफुली बरी कैसे हो जाना है। तो ये स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है पनिशमेंट के नहीं थे, लेकिन उतना ही प्रोसीजर वो है। प्रोसीजर NCB वाले बड़े मेहनत करते हैं, उसमें वो सक्सेसफुल। लेकिन जहाँ पे हमने देखा है, उन्होंने कहा डिप्टी SP लेवल के बंदे के पास इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके प्रेजेंस में सर्च या गस्टेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के पास होने। तो जनरली लॉ अमेंडमेंट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट नया ला रहा है कि ताकि ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई देखो क्या होता है हमारे कि एक गुनाहगार, 99 गुनाहगार अगर बरी होते हैं, छोड़ते हैं तो छोड़ने दो, लेकिन जिसमें डाउट हो गया थोड़ा, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होने चाहिए। ये हमारा कानून कहता है। हमारा कानून क्या कहता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, प्रोसिक्यूशन एजेंसी को कोर्ट में जुर्म साबित करना है किसी मुल्जिम का। तो अगर वो तभी हो सकता है अगर आपने सच्चे गवाह रखे हों, और इंडिपेंडेंट गवाह रखे हैं, अच्छे गवाह रखे हैं, जिनकी रेपुटेशन है। पुलिस के ही, उनको हम बोलते हैं स्टॉक विटनेस, स्टॉक, ठीक है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे पुलिस के ही गवाह अवेलेबल हैं। आपने कहीं सर्च की, कोई ऐसी अबंडन जगह थी जहाँ पे आप, एक चलता फिरता बाजार है, वहाँ पे शॉप्स भी हैं, नाका भी है, उसके इर्द गिर्द शॉप्स हैं, लोगों के घर हैं, तो रिस्पेक्टेबल पर्सन जो हैं, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो भी प्रोसीड करता है। और हमारे जो हमारे NDPS एक्ट की धाराएं भी ये कहती हैं कि भाई आपको जो भी अरेस्ट करनी है, सीजर करनी है, जी उनकी प्रेजेंस में करनी है। और जो आप करते हो ये आपको अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना है, इन राइटिंग होगा, तो वो ताकि कल वो जो CD फाइल है, केस फाइल है, उस पे भी जरा होती है। कई बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पूछा जाता है, यार आपको, तो वो कहता है जी वहाँ पे गवाह नहीं मिले, भाई कहाँ लिखा है आपने। फिर वो डिफेंस लॉयर पूछता है, जो उसका प्रतिद्वंदी लॉयर होता है प्रोसिक्यूशन के खिलाफ, वो पूछता है ये कहाँ लिखा है कि मुझे गवाह नहीं, और किसको आपने कांटेक्ट किया, कौन सी दुकान। मतलब ये आसान काम नहीं है, ये जो किसी को मतलब आप ऐसे ही, ये पूरा एक प्रक्रिया है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, साफ सुथरी। और ये जो कानून है
मतलब आप कि निर्दोष को इजली सजा नहीं दिलवा सकते और दोषी को अगर दोषी को बचा भी नहीं सकते। मतलब अगर जैसा इसमें एक चीज़ है, काफ़ी सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता नहीं होता कि कहाँ पर नशे के तस्कर हैं या कहाँ पर किस इलाके में पुलिस के नशे का कारोबार चल रहा है। उन लोगों का पूरे इलाके में जो नशे का काम करते हैं, कारोबार करते हैं, एक दहशत होती है, लोग डरते हैं उन लोगों से और पुलिस भी उनको इग्नोर करती है पकड़ने में। ये चीज़ें बड़ी सारी सामने आती हैं और उनके लिंक्स जो हैं वो बड़े हाई लेवल होते हैं, वो पकड़े जाते हैं और फिर छोड़ जाते हैं बार बार। ऐसी घटनाएं जो हैं वो समाज में नज़र आती हैं। वो तो मैंने पहले ही आपको कहा है, जिन नेक्सिस है। देखो कोई भी काम करना है आज की डेट में, मतलब कोई भी काम करना है अगर और पुलिस के पास इतने खतरनाक इन्फॉर्मर होते हैं जो आपने कहा ना, इनको सारा पता होता है। मतलब पहले तो आप लोगों को होगा कि यार जो इनके इन्फॉर्मर होते हैं, जो सारा क्राइम होता है शाम को पूरा हिसाब किताब होता है। ये आम लोगों में अभी ऐसी बात नहीं है। पुलिस ऑफिसर अभी जो नए आए हैं आईपीएस ऑफिसर हैं, इनमें उनकी कोशिश रहती है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कि इसको कैसे दूर किया। फिर भी ये वाला सिस्टम है, ये इसको ब्रेक करना, इसमें बहुत खतरा है। जिसमें बहुत खतरा है, जैसे हम आज ये इंटरव्यू करें एनडीपीएस को, इसमें कितने लोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। नशेड़ी होंगे, गंजेरी होंगे, वो कहेंगे ये क्या बात करते हैं, जैसा और ये आगे आगे जो चैनल वाले आगे ये हमें एक्सपोज कर रहे हैं, जो आप बातें करें हम बातें करें। लेकिन हमारा फर्ज है लोगों में जागृति लाना। और हम ये समझते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसका प्रिवेंशन काम होता है जो एग्जीक्यूटिव साइड पे होंगे। इनका है कि जो आप कह रहे हो डीएम और जो एसएसपी होगा वहाँ पे, इनका सबसे बड़ा काम एग्जीक्यूटिव का प्रिवेंशन करना है क्राइम को। जजेस का काम कब आएगा? जजेस का काम आएगा तब जब क्राइम होगा, फिर जो इन्वेस्टिगेशन होगी पुलिस पकड़ेगी, कोर्ट में ले जाएगी। सबसे पहले जो आपने कहा कि आप नशा अंदर आने ही क्यों देते हो, इसको प्रिवेंट करो। लेकिन फिर हो जाता है, फिर भी किसी तरीके से आता है। मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि एक तो सोसाइटी में खासकर जो नौजवान हमारे हैं, जो छोटी उम्र में हैं, स्कूलों में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उन बच्चों को हमने छोटे छोटे जो हमारी एनजीओज हैं, पुलिस है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, तो कॉलेज में प्रोग्राम करने चाहिए नशा खोरी के खिलाफ। तो नशा करना बुरी बात है, इससे तबाही हो जाती है घरों की, पैसा भी जाता है, बच्चे की सेहत भी जाती है, जान भी जाती है, और किसी काम का बंदा वो नहीं रह जाता है। अच्छा साहब, इसमें हम लोग देखते हैं कि पुलिस ने वॉल पेंटिंग करवाए, वहाँ पर लिखा है कि नशा बेचने वाले या नशे की तस्करी करने वाले की जानकारी हमारे इस नंबर पर फ़ोन कर करके दें, और उसी इलाके में धड़ल्ले से नशा बिक रहा होता है। अगर कोई व्यक्ति वो जानकारी देता है, उसके बाद उसकी जानकारी देने के बाद उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील कर दी जाती है, बता दिया जाता है, और उसे खतरे का सामना करना पड़ता है। ये जैसे हमने पिछली बार आरटीए एक्सप्रेस के जो विसल ब्लोअर है, अगर ये बिल्कुल लिखा होता है, मुझे लगता है ये दो काम है इसके लिखने के। अगर तो पुलिस का नेक्सिस होगा, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे होता है, जैसे हमने देखा, तो पुलिस पहले ही उसको कह देती है तेरे खिलाफ ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, तू वहां से भाग जा, दूसरी पार्टी आने वाली है। एक वो भी होता है, एक उसकी आइडेंटिटी अगर इन करते हैं, वो तो मुझे लगता है ये जो उनकी जो उसमें स्वंग ओथ ली होती है पुलिस ऑफिसर, वो तो उसकी वायलेशन है, मिसकंडक्ट है, अपनी वर्दी का दुरुपयोग, उसको तार तार करना है। तो ये चीज़ें तो ऐसी बात नहीं है, कुछ दौर में हर किस्म के आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है प्रिवेंशन।
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये बातें हैं। तो लॉ अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है। कानून से काम करवाना है तो अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होने चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, जिनको जानकारी हो और वक्तन वक्तन इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो जो तहकीकात करने वाले तफ्तीशी जो है ना, इनके अच्छे लेवल के होने चाहिए। ये नहीं है कि मतलब एक वो कांस्टेबल कर दिया, हवलदार कर दिया, जहाँ अगर कोई आईपीएस है उसने किसी आगे दे दिया लोकल, उसको खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए। खाना पूर्ति नहीं होनी खाना पूर्ति नहीं है। ये नहीं है कि उसने किया, उसने नीचे साइन कर दिया। ये अक्सर हमने देखा है। हम वहाँ पे कोर्ट में डिफेंस लॉयर सवाल भी पूछते थे, आईपीएस ऑफिसर होते थे, एक बार कहीं हमारे केपीएस ऑफिसर होते थे, कई सब इंस्पेक्टर नहीं होते थे प्रोबेशनरी, जहाँ एसएचओ होते जो पुराने भी होते थे, कहीं तो खुद कोई काम ही नहीं करते। उनको कोई ये वो अपने स्टार ही देखते रहते हैं, तारे ही देखते रहते हैं। यार मैं क्यों करूँगा ये मुंशी का काम है जो दर्ज करना है एफआईआर, कैसा लिखना है, क्या करना है, ये तफ्तीशी का काम है। बेसिकली तफ्तीशी को भी तफ्तीशी का लेवल अब होना, पढ़े लिखे होना चाहिए, कानून की जानकारी जो पढ़ा लिखा होगा। आजकल तो बड़ी स्ट्रिक्ट, आपको पता है कि कैसे लॉ की जानकारी होनी चाहिए और इसकी इंटरप्रिटेशन। जितना डिफेंस लॉयर पे एक मुलजिम खर्च रहा है, वैसा ही खर्चा स्टेट को इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की वक्तन वक्तन ट्रेनिंग हुए। इतना बड़ा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कितनी आपकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, एसएसपी हैं, इनको तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की, तफ्तीशियों की, खासकर एनडीपीएस एक्ट और जो बाकी हैं जैसे रेप केसेस में हैं, जैसे उनमें काफ़ी इन्होंने ट्रेनिंग वक्तन वक्तन। और एक इससे बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये है, आपके नोटिस में आया होगा, सबसे पहला है आपने सारा पकड़ लिया, एफएसएल अगर ये जाता कहाँ है, सबसे बड़ी बात है जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आएगी। मैं एक में इसमें धांधली की बात, अगर जो समझ लो आपने पैकेट एक बना दिया, बाड़ी अगर खेत को खाएगी तो फिर क्या निकलेगा। ये हुआ है, आपने नोट किया होगा, हमने भी देखा है। तो अगर बाड़ी खेत में अगर वो पैकेट ही चेंज हो जाएगा, हुआ है बिल्कुल। मैं कुलगाम में था, प्रिंसिपल सेशन जज, मेरे पास एक नशे का केस आया, हीरोइन थी, 3 बंदे थे, 3 बंदों को हमने क्या किया, उनसे आर्मी की ने नाका लगा के वो दी, आईवी उनमें इन्वॉल्व थी, उनको कोई खबर थी कि कली कहाँ से, किश्तवाड़ से चली थी, जानी कहाँ थी, रियासी में जानी थी थ्रू कुलगाम। तो पता नहीं कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया, रियासी में कौन था क्या था, ये एक लंबी बात है और उसमें नहीं जाएंगे। मजे की बात जो हमने कहा उसमें सारा हो गया, पहले आ गया कि भाई ये पकड़ा गया, दूसरा तीसरा इन्वेस्टिगेशन हुई। जब उसके पैकेट आए तो एफएसएल भेजी गई, सील रीसील मैजिस्ट्रेट के पास, जो आपका में हमने प्रक्रिया की, तो वहाँ से आ गया ये क्या है, चाक पाउडर है जी, ये बड़ा ये मसला। वो क्या कहते हैं, जूरिया है। तो ये हीरोइन इसमें कुछ नहीं है, कोई नारकोटिक है ही नहीं। ये रिपोर्ट आई, फिर हमारे पास आए, जनाब इसको आप इख्तितामी करके इसको क्लोज करें केस, तो इसकी जमानत लें। मैंने कहा हमें क्यों लेनी जमानत, आप 169 लगाओ। हमें भी एक्सपीरियंस था, पहले ये चढ़ाते हैं कोर्ट के खाते में, हम एक्सपीरियंस थे, हमें भी काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी। तो मैंने कहा अगर भाई आपने ये चीज़ें फाइंड कर ली तो फिर आपने इनको क्यों रखा है, अगर हीरोइन क्या है नहीं है तो ये जूरिया है, आपके पास एफएसएल आई, आप इनको 169 सीआरपीसी का जाता फौजदारी का फ़ायदा दे के छोड़ दो तो अख्तामी कोर्ट में दे दो, हम देखेंगे इसमें क्या है। वैसा हुआ, मैंने कोई बेल नहीं की, पहले बेल आई थी, उसके बाद एफएस की रिपोर्ट आई तो मुझे कहने लगे, तो पहले हमने रिजेक्ट की थी बेल, तब उन्होंने कहा था ये हीरोइन। एफएस की रिपोर्ट के बाद
फिर उन्होंने 169 का वायदा दिया, फिर इख्तितामी वहाँ पे कोर्ट में आई, उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई। उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो ये भी आपके मुताबिक बातें होती हैं। अच्छा जैसा इसमें आखिरी सवाल है मेरा, और मैं ये जानना चाहता हूँ एनडीपीएस के तहत किन लोगों पे पीएसए लगता है और किस तरीके से जो इस कारोबार के अंदर इन्वॉल्व हैं, बड़े पदर पर जो कारोबार करते हैं, उनमें कौन कौन से लोग और किस किस तरीके से काम करने वाले लोगों पर जो हो पीएसए लग सकता है, और जो इस काम को शुरू करने से पहले मंशा बना रहे हैं या माइंड बना रहे हैं कि ये धंधा करना है, इसमें इन्वॉल्व होना है, उन पर किस तरीके की कार्रवाई जो होती है? ये इसमें ही हमारे एनडीपीएस एक्ट में ही सेक्शन है, एक सेक्शन 29 है, मैंने पहले भी कहा। एक इसमें वो आ गई कि किसी का मकान इस्तेमाल होता है, पहले उसमें आ जाएगा। हार्बरिंग करता है, किसी नारकोटिक या फंडिंग करता है, टेरर फंडिंग उसको हम टेरर फंडिंग नहीं, नार्को फंडिंग पैसा लगाता है, वो भी इक्वली जिम्मेवार है। इक्वली 27A सेक्शन मुझे लगता है वो है, मैं आपको अभी बताऊंगा। ये हमारे एनडीपीएस एक्ट है, ये नारकोटिक। और पहले मैंने जो आपका एनडीपीएस एक्ट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेक्शन 47 के तहत बनाया गया था, क्योंकि उसमें हमने ये लोगों की हेल्थ इंक्रीज करनी थी और प्रिवेंट करना था किसी किस्म का नशा, इंटॉक्सिकेशन। तो उसके 47 सेक्शन है, जो ये आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी में सेक्शन 47 थी। सेक्शन 47 कहती है कि हमें ये जो लोगों को कैसे बचाना है नशे छोड़ी से। जो मैंने पहले भी कहा, जो एनओ के तहत तो जो उनकी है, जो हमारे पास आती हैं, वहाँ से कोई हम कन्वेंशन करते हैं, ट्रीटी करते हैं, उसके तहत फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अचीव करने के लिए लोगों की सेहत ठीक रहे। सेहत तभी ठीक रहेगी हम नशाखोरी से बचेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसके नीचे ये एनडीपीएस एक्ट आया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये है, और ये नारकोटिक ड्रग्स एक्ट उसके नीचे बना। पीएसए क्या क्या है, और एक जो लोग मैंने यहाँ पहले ही आप उनका जिक्र किया, सेक्शन 27 है, जो लोग नारकोटिक फंडिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पैसा इन्वॉल्व होता है उनका। और वो लोग जो हैं, जहाँ एक वो लोग आगे, एक लोग हैं जो रिपीटेडली ऑफेंस करते रहते हैं, और जब तक उनको आप प्रिवेंशन कस्टडी में नहीं लोगे तो तब तक वो, मैंने पहले भी आपको कहा, डीएम की ड्यूटी बनती है, एसएसपी की ड्यूटी बनती है। जो इसके लोग हैं, इस किस्म के लोग हैं जो रिपीटेडली एनडीपीएस एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो नार्को फंडिंग करके हो रहे हैं, चाहे खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, चाहे वो हार्बरिंग कर रहे हैं किसी स्मगलर की, जहाँ किसी नशा बेचने वाले की, तो उस सूरत में भी तो ये एक है सेक्शन 27 मैंने कहा, पनिशमेंट फॉर फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक एंड हार्बरिंग ऑफेंडर्स। तो ये लोग जो हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ जो है ना सेफ्टी एक्ट, तो उसमें भी ये प्रोवाइड किया, पीएसए में भी उन्होंने कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी एक्सपेंड किया है। पहले होता था जो बड़ा बदमाश होता था, जो आईपीएससी है, जिससे खतरा होता था कोई क्राइम करने का, तो हमने अभी इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी इन्वॉल्व किए हैं, और इस नशाखोरी के खिलाफ भी असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी जे पीएसए लगाते थे, वो उसका भी है, और इसका भी है, जो नार्को फंडिंग वगैरह या नार्कोटिक उनको भी प्रिवेंशन डिटेंशन में लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जैसा वहाँ से बात करने के लिए। थैंक यू। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे थे बड़ा गंभीर है। ये जम्मू कश्मीर नशे की जकड़ में आ रहा है। युवाओं की आए दिन मौत की खबरें आती हैं। माँ बाप और परिवार के लोग आस या पड़ोस में ये बताने से भी संकोच करते हैं कि बच्चे की मौत किस तरीके से हुई है। हालांकि ये खबरें बाहर निकल करके आ जाती हैं कि नशे की ओवरडोज के कारण मौत हुई है।
ज़्यादा नशा लेने के कारण मौत हुई है। यहाँ तक कि पिछले दिनों में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए थे। किश्तवाड़ की ओर से 2 सगी बहनें जो भी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, वो नशे की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर सवालिया निशान उठते हैं और यहाँ पर ये सवालिया निशान खाकी पर उठते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पर उठते हैं, जिनकी जिम्मेवारी है इन नशा तस्करों के ऊपर नकेल कसने की और नशे पर रोक लगाने की। अब देखना ये होगा कि समाज के लोग इन लोगों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते। उसके कारण आपने इस इंटरव्यू में सुन लिए कि लोग डरते क्यों हैं, कारण क्या है, आखिर कैसे नशे की तस्करी पर रोक लगाई जाएगी। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।